नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 सामाजिक विज्ञान परिचय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, इन्हें तदनुसार चिन्हित कीजिए। क, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। ख, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। ग, आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। उत्तर क सही, ख गलत, ग सही। प्रश्न नंबर 2, बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाएं। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप हैं? उस उत्तर, बस स्टैंड या बाजार में निम्नलिखित क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। क उत्पादन, ख उपयोग, ग निवेश, घ वितरण, अंग विनियम। प्रश्न नंबर 3, सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। 2 उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, आंकड़ों के समर्थन के बिना किसी भी सरकारी नीति का निर्माण संभव नहीं है। सरकार सभी आर्थिक समस्याओं, चाहे वह निर्धनता हो, बेरोजगारी हो, जनसंख्या हो, जनांकीय चुनौतियां हों या कोई और समस्या हो, का समाधान करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार बालिकाओं की शिक्षा स्तर में सुधार के लिए एक नीति लाना चाहती है तो पहले इस समस्या की गंभीरता एवं कारण जानने की आवश्यकता है। इसमें सांख्यिकीय उपकरण बहुत मदद करते हैं। नीति उद्घोषणा के बाद नीति की प्रभावशीलता जानने के लिए भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार देश की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कुछ करना चाहती है तो इसे एक प्रभावी नीति घोषणा करने की आवश्यकता है। घोषणा वह प्रभावी होगी जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों पर आक्रमण करे तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण जानने के लिए पुनः सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग करे। प्रश्न नंबर 4, आपकी आवश्यकताएं असीमित है तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं। उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन सीमित है। उदाहरणों के लिए, आपके परिवार की आय सीमित है जबकि आपकी इच्छा असीमित है। आप इतनी सारी वस्तुएं एवं सेवाओं खरीदना चाहते हैं जो आप अपनी सीमित आय में नहीं खरीद सकते हैं। अतः आपको चयन करना पड़ता है। इसी तरह आपके पास सीमित समय है और उसके बहुत से उपयोग हैं। आप खेलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, परंतु जीवन की सीमित सीमा में आप यह सब नहीं कर सकते हैं। अतः आपको पुनः चयन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, उन आवश्यकताओं को चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहेंगे? उत्तर, हालांकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है परंतु यह आवश्यकताएं तीव्रता एवं अनिवार्यता के स्तर में भिन्न हैं। कुछ आवश्यकताएं अन्य आवश्यकताओं की तुलना में अधिक तीव्र एवं अनिवार्य होती हैं। हम अधिक तीव्र एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता है तथा एक मकान खरीदना चाहता है क्योंकि वह किराए के मकान में रह रहा है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह पहले मकान खरीदेगा, बाद में घूमने जाएगा। एक उपभोक्ता ऐसा समूह खरीदना चाहता है जो उसे अधिकतर उपयोगी प्रदान करता हो। एक उत्पादक ऐसे समूह का चयन करता है जिससे उसे उत्पादन लागत न्यूनतम पड़ती है। एक निवेश ऐसे निवेशों का चयन करता है जो उसे अधिकतम लाभ देते हैं। प्रश्न नंबर 6, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। उत्तर, अर्थशास्त्र की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। एक उपभोक्ता के रूप में हम सभी की सीमित आय एवं उससे हम अपनी असीमित इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र हमें उपभोग एवं आय के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में आवंटन से संबंधित सहयोग का निर्णय लेने में सहायता करता है। ख, एक उत्पादक के रूप में एक उत्पादक इस
तरह वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है, जिससे उत्पादन की लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम हो। अर्थशास्त्र हमें ऐसे सिद्धांत देता है जिससे हम ऐसे संयोग का चुनाव कर सकें। एक निवेशक के रूप में हमें अपने धन को ऐसी परियोजना में लगाने की आवश्यकता है जो हमें अधिकतर अर्जन न्यूनतम जोखिम के साथ प्राप्त कराए। पुनः अर्थशास्त्र हमें ऐसे सिद्धांत देता है जो ऐसा संयोग प्राप्त करने में सहायता करते हैं। एक नागरिक के रूप में अर्थशास्त्र हमें सरकारी नीतियों का समाज एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाने में सहायता करता है। तदनुसार हम यह कह सकते हैं कि सरकार कुशलता से कार्य कर रही है या नहीं। एक मनुष्य के रूप में जब हम दुर्लभता के सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय हमारा सबसे दुर्लभ और गैर पुनर्नवीनीकरणीय स्रोत है। अपनी पूरी संपत्ति खर्च करके भी हम जीवन का एक क्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, अतः हमें अपने समय का अवश्य ही सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। यह हमें कुशलता, सर्वोत्तम उपयोगिता, कोई बर्बादी नहीं, विवेकशीलता तथा निर्णय लेना, लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर सिखाता है। प्रश्न नंबर 7, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानपत्र नहीं होती। अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा इन कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापत्र नहीं होती। बहुत बार सांख्यिकी ऐसे परिणाम देती है जो सामान्य बुद्धि के आधार पर अर्थपूर्ण नहीं लगते हैं। वास्तव में तो सामान्य बुद्धि का कोई भी स्थानापत्र नहीं है, सांख्यिकीय भी नहीं। एक व्यक्ति ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि जिन स्थानों पर अस्पताल अधिक थे वहाँ पर मृत्यु दरें भी अधिक थी। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि अस्पताल बढ़ती मृत्यु दरों का कारण है। एक अन्य उदाहरण एक ऐसी परिस्थिति का हो सकता है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अंकों को उनके कद पर आंकड़े इकट्ठे करें और पाएं कि लंबे बच्चे के अंक छोटे कद वाले विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं। आप यह निष्कर्ष दे कि कद ही अच्छे अंकों का कारण है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थान पत्र नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।